बिहार में राजनीति करने आए थे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जिस बिहार में नरेंद्र मोदी तक की नहीं चली सरकार बनी भाजपा के आज तक, क्या चाह तो रहे थे मोदी जी, भाजपा चाह रही थी, उस राज्य में कैसे ही इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। खुद को तो मुख्यमंत्री ही मानते रहे हैं शुरू से। बंगला खाली होगा, फिर से ये आएंगे सड़क पर, जमीन पर इन्हें आना पड़ेगा मुकेश सहनी को, और तभी, और इनको लंबा संघर्ष है। अगर इन्हें बिहार की राजनीति में खपना है तो लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। भाजपा अपने कोटे पर एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया, मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री आप बन गए बिहार में, और उसके बाद आप उसको भी नहीं बरकरार रख सके। भाजपा के टिकट पर, भाजपा के कोटे पर आप एमएलसी हैं, और यूपी में जाकर आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव प्रचार करने लगते हैं। ये महत्वाकांक्षी नेता है मुकेश सहनी, और मौका परस्ती भी करते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, ना घर का रहना और न ही घाट का, और ये कहावत मुकेश सहनी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी मुर्दाबाद कह रहे थे, और बिहार में वैसा हुआ कि उनके तीनों विधायक बीजेपी में चले गए। खुद जो है उनका एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और 10 जून के बाद जो है वो एमएलसी भी नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी जी ना घर के रहे ना घाट के, आगे क्या होगा मुकेश सहनी का? तय चीज है, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए फिर से। बिहार में राजनीति करने आए थे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जिस बिहार में नरेंद्र मोदी तक की नहीं चली सरकार बनी भाजपा के आज तक, क्या चाह तो रहे थे मोदी जी, भाजपा चाह रही थी, उस राज्य में कैसे ही इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। खुद को तो मुख्यमंत्री ही मानते रहे हैं शुरू से। 14 से जब से इनकी यात्रा शुरू हुई बिहार में, उसके बाद ये खुद को किस तरह प्रोजेक्ट करते रहे हैं, कम से कम डिप्टी सीएम मुझे बनाया जाए। तो बताइए, तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने प्रपोजल लग दिया था कि डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो बंगला खाली होगा, फिर से ये आएंगे सड़क पर, जमीन पर इन्हें आना पड़ेगा मुकेश सहनी को, और तभी, और इनको लंबा संघर्ष है। अगर इन्हें बिहार की राजनीति में खपना है तो लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। रातों रात यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। 73-74 के जन आंदोलन से उपजे लालू प्रसाद यादव को तो 1990 में 17 साल के बाद गद्दी मिला, और नीतीश जी को तो 32 साल के बाद गद्दी मिला। साथ में नहीं लोग जन आंदोलन में था, जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, और 32 सालों के बाद नीतीश जी को गद्दी मिलता है। और मुकेश सहनी क्या लगता है कि 2-4 साल में सीएम बन जाएंगे? धैर्य की कमी मुकेश सहनी, धैर्य है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं, और इमेच्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हैं। इनके कार्यकाल को देखिए आप, मैं नहीं मैच्योर नहीं कह रहा हूं मुकेश सहनी को, लेकिन आप इनके पूरे ट्रेंड को देखिए कि किस तरह राजनीति किए हैं। भाई, आपको भाजपा अपने कोटे पर एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया, मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री आप बन गए बिहार में, और उसके बाद आप उसको भी नहीं बरकरार रख सके। भाजपा के टिकट पर, भाजपा के कोटे पर आप एमएलसी हैं, और यूपी में जाकर आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव प्रचार करने लगते हैं कि 110 सीट पर लड़ेंगे तो 165 सीट पर लड़ेंगे। लास्ट में आपको प्रत्याशी भी नहीं मिलता है तो 53 सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं। 53 पर जमानत जब्त हो जाता है। 40 सीट ऐसे होते हैं जहां आपको हजारों वोट से आसपास आया रहता है। तो अपना भक्त तो मुकेश सहनी खुद पिटवा लिए हैं, किसी पार्टी ने इनका भक्त नहीं पिटवाया। और एक और बात, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा कि इनके 3 विधायक चले गए भाजपा में, आप मुझे बताइए हिमांशु, राजू सिंह पूर्व में किस में रहे हैं भाजपा में? सवर्णा सिंह किस में रही हैं भाजपा में? और एक और कौन थे, मिश्री लाल यादव, वो किस में रहे हैं भाजपा में? ये सभी लोग तो भाजपा से गए थे ना इनके पास। भाजपा शुरू से जान रहा था कि मुकेश सहनी का जो उतावलापन है ये उन्हें भारी पड़ सकता है। इसीलिए जब इनको 10 सीट मिला था शायद 2020 के विधानसभा में, 10 सीट पर भाजपा ने क्या किया, अपने प्रत्याशी को इनके टिकट पर चुनाव लड़वाया। तो कल अगर ये पलटी मारेंगे तो फिर इनके जो विधायक है भाजपा के आ जाएंगे भाजपा में। वही हुआ। अब मुसाफिर पासवान तो दिवंगत हो गए, उनका निधन हो गया। आप मुकेश सहनी की पूरी राजनीति पे अगर नजर डालिए, 1981 में इनका जन्म है। बिहार के सबसे पिछड़े जिला, सबसे पिछड़ा आप कह सकते हैं, सुपौल जिला में इनका जन्म है। निषाद समाज में इनका जन्म होता है। और उसके बाद 1999 में, मतलब जब ये 18 साल के हुए होंगे, और जैसा ये खुद बताते हैं कि बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं, बहुत संघर्ष में रहा इनका जीवन, तो ये ऊब गए थे अपने घर की गरीबी से, और प्रतिभा था इनके अंदर, तो ये बॉम्बे निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। वहां जाकर एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं सेट डिजाइनर का, और बड़े बड़े जो फिल्म्स होते हैं, जो सीरियल्स आते हैं टीवी पर, उसके सेट डिजाइनर बनते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। और उसके बाद 2010 में फिर इन्हें बिहार की याद आती है। बिहार आते हैं तो ये देखते हैं कि इनके समाज जिस स्थिति में ये छोड़कर गए थे, मतलब मछुआरा, केवट, मल्लाह, जो निषाद लोग हैं, हाँ, बिंद लोग, ये आज भी उसी स्थिति में है। तो इनको लगता है कि अब यहाँ कुछ किया जाए। तो 14 से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की मुकेश सहनी। देखिए तारीख मैं नोट करके लाया हूँ, 1 फरवरी 2014 को ये मिथिलांचल का आप क्षेत्र कह सकते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जनसंपर्क यात्रा करते हैं। उसी महीने 16 तारीख को, 16 फरवरी 2014 को
ये दरभंगा से के राज मैदान में करते हैं और इसमें मोदी लहर चल रहा था देश में, याद कीजिए। उसके बाद 12 अप्रैल 2015 आपको याद होगा जब पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक निषाद मजदूर महारैली हुआ था, महारैला हुआ था, पटना जाम हो गया था। मुझे याद है मेरी गाड़ी फंस गई थी, बहुत पूरा पटना ही स्टक हो गया था। पूरे बिहार के सभी जिलों से जो मछुआरे थे, जो निषाद समाज के लोग हैं, मल्लाह केवट लोग हैं, वो पहुंच गए थे पटना। मछली भात का भोज चल रहा था और उसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि मुकेश सहनी एक नेता बन के उभरे। कैसे नेता बने? नीतीश कुमार को उन्हें इस बात का आश्वासन देना पड़ा कि निषादों को आरक्षण दिया जाएगा। तो वह नेता तो आप बन गए क्योंकि आपकी राजनीति ही आरक्षण की थी। सर आपका काम आ गया, काम आ गया आपका। भाई 5 लाख 7 लाख का भीड़ पटना जुटे तो पटना ब्लॉक हो ही जाएगा। लेकिन 2017 आते आते तक जब इनकी मांग नहीं मानी गई, नीतीश कुमार आरक्षण नहीं दिए उस समाज को, तो इन्होंने ऐलान किया कि अगर जल्द से जल्द इस काम को नहीं किया जाएगा तो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। और 4 नवंबर 2018 को इन्होंने अपनी विकासशील इंसान पार्टी की नींव बिहार में रखी, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी का विस्तार हुआ। 19 का लोकसभा में इनके प्रत्याशी भी होते। 4 टिकट इनको महागठबंधन से दिया गया, 4 हार गए। 20 में 10 टिकट दिया गया, 4 प्रत्याशी जीते, लेकिन खुद ये हार गए, सिमरी बख्तियारपुर से खुद हार गए। 4 में नाम आपको पता ही है, मुसाफिर पासवान, सवर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव। और उसके बाद ये अब यूपी निकल गए। अरे बिहार में आपका क्या पकड़ था? बिहार में और यूपी गए भी तो आप भाजपा के समर्थन में रहते, हो सकता तो आपको टिकट नहीं मिलता, लेकिन भाजपा के नजर में तो आप अच्छे बने रहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है देश की, प्रधानमंत्री उसका, गृह मंत्री उसका, यूपी में सरकार उसका, मुख्यमंत्री उसका, आप जाके उसी के खिलाफ और उसी के टिकट पर एमएलसी बने हुए हैं, बिहार में मंत्री बने हुए हैं। तो अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी खुद मुकेश सहनी मारे हैं। और उसके बाद देखिए जब इनका मंत्री पद छिना गया, नीतीश कुमार ने अनुशंसा किया जाएगा राज्यपाल से, उसके बाद ये क्या करते हैं? लालू जी की तारीफ शुरू कर दी है। लालू जी समाजवादी थे, लालू जी की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित रहा हूं बचपन से। इनको लगा कि गरीबों को बोलने की आवाज दिए, जो स्लोगन हुआ करते थे दलित, वंचित, शोषित, उनको आवाज दी, ये अपना रिपीट करना शुरू किया। लेकिन तेजस्वी को क्या फर्क पड़ा उससे? यहां तक राजद ने अगर इनके सामने शर्त रख दिया कि आपको बिना किसी शर्त के अगर राजद के गठजोड़ में आना है तो आइए, ये शर्त रखा गया था। तो ये महत्वाकांक्षी नेता है मुकेश सहनी, और मौका परस्ती भी करते हैं। इसी का दिन है कि ये 2014 में जो जनसंपर्क यात्रा मिथिलांचल से शुरू किए थे, आज फिर वहीं पहुंच गए। अब ना इनके पार्टी में कोई विधायक है, ना इनकी पार्टी में कोई एमएलसी है, ना इनके पार्टी में ये खुद भी ना एमएलसी रहे, कुछ नहीं रहे, और इनका मंत्री पद भी चला गया। तो अब इनको हिमांशु फिर से वही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और आवास का क्या होगा? आवास तो खाली करना पड़ेगा। अभी तो पूर्व मंत्री लगा के बोर्ड वही उसी आवास में रह रहे हैं। सरकारी आवास है, जब 12 जनपद चिराग पासवान खाली हो सकता है। 1989 से लिया हुआ करीब 33 साल का बंगला खाली हो गया, शरद यादव का खाली हो गया, चौधरी चरण सिंह का भी खाली हो गया था, तो इनका कैसे नहीं खाली होगा? सबका खाली होगा। सरकारी है वो, किसी का थोड़े प्राइवेट जगह है कि आप वहां पे कब्जा कर बैठ जाएगा। वो सरकार का है, जो भी उस पद पे रहेगा उसको वो बंगला मिलेगा, जो मंत्री बनेगा उसको मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये होता है कि भले ही उनका मंत्री पद छिन गया हो, लेकिन वो अपने मल्लाह समाज में एक सिंपैथी वो जगा चुके हैं। क्या लगता है कि मल्लाह समाज का नेता वो हैं? किस बिसात पे आप ये बात कह रहे हैं कि वो जगा चुके हैं? आप हमको बताइए। बोचहा में वो कहते हैं कि हमने इतना वोट लाया। बोचहा में उनको जो वोट मिला, आप बताइए बोचहा में किस प्रत्याशी को टिकट दिए थे? वो रमई राम की बेटी को। रमई राम की बेटी है भाई। वो रमई राम वहां से 7 बार निर्विवाद विधायक रह चुके हैं। 1972 में जब उस विधानसभा का नींव पड़ा, बोचहा विधानसभा, तब से लेकर लगातार ही जीते हैं। 7 बार की 9 बार मैं भूल रहा हूं, मतलब आधा दर्जन पर से ज्यादा वो जीत चुके हैं। बिहार सरकार में जदयू में मंत्री रहे, राजद में मंत्री रहे। लालू प्रसाद यादव ने रमई राम को आधुनिक शंकराचार्य की उपाधि से नवाज दिया था, वो रमई राम रहे हैं बिहार में। उस रमई राम की बेटी आशा देवी तो चुनाव लड़ी थी, उनका तो 15,000 20,000 वोट, मैं बार बार कहा हूं कि 15-20,000 वोट उनका अपना वोट है, वो मुकेश सहनी का नहीं वोट है। आप समझिए इस बात को। और भाजपा वहां से अगर हारी है, भूमिहार वोटर खिलाफ था भाजपा का, पासवान वोटर, याद कीजिए उसी समय 12 जनपद का प्रकरण हुआ था। बोचहा चुनाव के ठीक सप्ताह भर पहले इसी प्रकरण में 12 जनपद खाली कराया गया था चिराग पासवान का। 21 मार्च को मुलाकात किए थे जाके अजय निषाद, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने मुलाकात किया था चिराग पासवान से। वोट के लिए ही किया गया था वो मुलाकात, दिल्ली में 12 जनपद में। और 29 तारीख को फिर बंगला खाली करा दिया गया। कहां से वोट मिलना था? तो पासवान वोटर वहां 32-35 हजार की संख्या में थे, भूमिहार वोटर वहां 35-40 हजार की संख्या में थे। उन्होंने वोट नहीं किया भाजपा को। मुकेश सहनी का तो कोई रोल ही नहीं था। हाँ, मुकेश सहनी इस बात पर ताल जरूर ठोक सकते हैं कि भाजपा हार गई,
लेकिन आपके चलते नहीं हारी भाजपा बोचहा। भाजपा बोचहा हारी तो सिर्फ पासवान और भूमिहार वोटर के चलते हारी। आपके प्रत्याशी को उतना वोट अगर निर्दलीय लड़ती तो भी उनको आ जाता भाई। इसमें मुकेश सहनी कहाँ रोल प्ले कर रहे हैं? मुकेश सहनी का जनाधार हम कैसे मान ले? वही जो भीड़ जुटा था गांधी मैदान में, उसी को मछली भात खाने आए थे लोग। कोई बड़ा रैली उस तरह का हो जाए, मुफ्त का भोज बिहार में किसी को मिलेगा तो कोई छोड़ता नहीं, समझिए। वो मछली भात खाने लोग आए थे। वोट में कहाँ कन्वर्ट? ये सिमरी बख्तियारपुर से तीसरे नंबर पे रहे खुद लड़े तो, जबकि सिमरी बख्तियारपुर में निषादों का वोट बहुत ज्यादा है। उसके बाद बीजेपी का समर्थन भी था, उसके बावजूद हार गई है। तो कैसे हम माने कि आप जन नेता बन गए, आपकी जाति के वोटर्स आपके साथ हैं? कोई तालमेल नहीं है। ये जबरदस्ती क्या? देखिए, इनको भी संघर्ष करना है और बिहार की राजनीति में किसी को भी संघर्ष करना पड़ता है। इतनी आसान नहीं है बिहार की राजनीति कि आप आए, एंट्री किए, 2-4 बड़ा रैली कर दिए, आप डिप्टी सीएम सीएम बन जाइएगा। तो क्या लगता है मुकेश सहनी, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान से नहीं सीख पाए और उतावलेपन में सब कुछ खो दिया है अपना? सीखे होते तो भाई रामविलास पासवान 1969 में विधायक बन गए थे अलौली से, समझिए। कमीशन निकाल कर डीएसपी बने थे और उसको रिजाइन करके एक तरफ था कि भाई डीएसपी का पद लेंगे या फिर एक तरफ विधायकी का टिकट लेंगे, तो विधायकी का टिकट उन्होंने लिया। सूझबूझ बहुत ज्यादा था रामविलास पासवान का। लालू प्रसाद यादव को भी मैं मानता हूँ कि अपने समय से आगे का सोच रखते थे। नीतीश कुमार जितना धैर्य और जितना पेशेंस शायद ही बिहार में किसी को होगा। यही विधानसभा में शिवानंद तिवारी ने कह दिया था कि नीतीश जी आपके हाथ में सीएम का रेखे नहीं है 1997 में। 2005 में वही व्यक्ति बनता है मुख्यमंत्री और 7वीं बार शपथ लिया 2020 में। तो पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है राजनीति में। वो मुकेश सहनी के पास नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा है। अब हो सकता है कि कुछ परिपक्वता उनमें आई होगी, आगे की राजनीति उनकी जो है वो चलेगी। और कैसे चलती है, कितनी लंबी चलती है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। इस पर हम क्या कमेंट करें? तो मुकेश सहनी को लेकर लगातार ये चर्चा है, क्योंकि एमएलसी का टिकट जो है उसको लेकर प्रत्याशियों का आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया और इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी भी टिकट नहीं देगी, जेडीयू भी टिकट नहीं देने जा रही है। तो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और ये कहा जा रहा है उनका आवास भी छीना जा सकता है। और ये कहावत जो है उन पर सटीक बैठती है कि मुकेश सहनी जो है उतावलेपन में सब कुछ खो दिए हैं, न वो घर के रहे हैं और न ही घाट के। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।